सो स्टूडेंट्स वेलकम टू द मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कि नीट 2024 में फिजिक्स के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। फिजिक्स जनरली क्या रहता है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ पड़ता है क्योंकि कुछ मैथमेटिकल पार्ट भी है इसके अंदर, कुछ डेरिवेशन का पार्ट भी है, कुछ फॉर्मूला भी है। बट अगर आप इसकी एक स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे, एक प्लानिंग बना के चलेंगे, तो इट इज़ वेरी इजी टू क्वालिफाई द नीट एग्जाम 2024 इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स जनरली क्या करता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और काफ़ी बच्चे फिजिक्स पे फोकस ना करके बायो पे ज़्यादा फोकस करते हैं और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट अगर हम लोग एक एवरेज मार्क्स नहीं निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। जनरली इसके अंदर एक बेसिक फिजिक्स पूछी जाती है, कोई एडवांस फिजिक्स इसके अंदर नहीं है। एडवांस फिजिक्स का मतलब होता है जैसे JEE के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेरिवेशंस आते हैं, तो उस लेवल का इसका स्टैंडर्ड नहीं रहता, इसका जनरल बेसिक स्टैंडर्ड रहता है। अगर हम थोड़े से एफर्ट्स लगाएंगे रेगुलर बेसिस पे तो वी कैन क्वालिफाई द नीट एग्जाम। ओके, तो हम देखते हैं कि एक अभी हम डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पे आ रहे हैं क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है आप लोगों के पास। 10 मई में आपका एग्जाम है और कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव को एनकाउंटर करेंगे और उसको समझेंगे। चैप्टर ले रहे हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है ये और कम से कम 5 से 6 चैप्टर्स ये पैरेलली कवर करता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मोशन क्यों होता है। अब सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। ये सारी चीजें जब हमें मालूम होंगी तब जाके हम इस न्यूमेरिकल पे जंप कर पाएंगे। आप और काफी स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इसका पीछे आंसर देखा और टिक मार दिया कि इलेक्ट्रॉन, फिर आगे बढ़ गए। बट दिस इज नॉट द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर हमें करंट का फॉर्मूला नहीं मालूम, हमें वोल्टेज नहीं मालूम, हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम, हमें फ्लो ऑफ चार्ज नहीं मालूम, तो आप इसमें अनटुप्पा लगा के आओगे, सही भी हो गया तो अगला क्वेश्चन आप गलत कर दो क्योंकि आपका कंसेप्ट क्या नहीं है, क्लियर्ड नहीं है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स, मतलब ये मान लो आप 85% स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें कि भैया ये क्वेश्चन आया, हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके पीछे हमने टिक मार दिया इलेक्ट्रॉन या कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस या चार्ज। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, थोड़ा सा मालूम होना जरूरी है, तब जाके आप ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने एक ऑब्जेक्टिव सही से सॉल्व कर लिया तो मान लो कि उससे रिलेटेड कम से कम 8 से 10 ऑब्जेक्टिव आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे हम एनकाउंटर कर रहे हैं, वी आर जस्ट हैविंग 2 क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक। अच्छा, करंट और इलेक्ट्रिक करंट में भी फर्क है, अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रिक करंट दोज हु आर हैविंग चार्ज। अब चार्ज कितने प्रकार के होते हैं ये भी मालूम होना जरूरी है। तो कम टू द पॉइंट, हम इस क्वेश्चन को एनकाउंटर करते हैं बिल्कुल कंसेप्ट तरीके से, कंसेप्चुअल तरीके से। हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेंगे, पहले क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट लेंगे। हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमने देखा कि हमने कुछ इसके अंदर डिवाइसेस भी ले रहे हैं कि जनरली जो जिगजैग है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको हम। तो रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, ये मालूम होना जरूरी है आपको। दूसरी चीज आपको मालूम होना चाहिए कि ये बैटरी लगी हुई है, इसको बोलते हैं वी। V is for वोल्टेज, ठीक है। और वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अब जब भी कोई बैटरी कनेक्ट होगी, क्या कनेक्ट होगी, बैटरी जब कनेक्ट होगी, हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक बैटरी है, यह सेल है हमारे पास में, ठीक है। तो ये जब बैटरी या सेल जब भी कनेक्ट होगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला एरिया क्या हो गया, नेगेटिव मान के चलो, ठीक है। तो जब भी ये यहाँ पे फिक्स होती है आकर V की जगह पर, तो एनी 2 पॉइंट इन अ सर्किट, सर्किट के अंदर कोई भी 2 पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अलग अलग, डिफरेंस का मतलब हमें मालूम है ना क्या होता है, अलग अलग।
तो दो पॉइंट्स का डिफरेंस, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? अब क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल यानी क्या होता है? एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एनर्जी। ये बेसिक चीजें जो आपको मालूम होना क्या है, जरूरी हैं। अब एनर्जी कौन दे रहा है? ये बैटरी दे रही है। और बैटरी के अंदर क्या है? दो चार्जेस हैं। क्या है? चार्जेस हैं। तो बैटरी क्या करती है? चार्ज स्टोर करती है। बैटरी क्या करती है? चार्ज को स्टोर करती है, एनर्जी को स्टोर करती है बैटरी। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितने वोल्ट की बैटरी है। जनरली हम ले लेते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट। इसका पावर कितना है, हम लोग किसमें डिनोट कर रहे हैं? 12 वोल्ट। मान के चलिए कितनी बैटरी है? 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट कहाँ फिट हो गया? यहाँ पर फिट हो गया। तो एनर्जी का सोर्स क्या हो गया हमारे पास में? बैटरी। एनर्जी का सोर्स क्या हो गया? बैटरी। अब हम समझते हैं चार्ज कहाँ फ्लो करेगा। चार्ज ऑलवेज फ्लो, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना आपको, ये जो बड़ी लाइन है, इसको हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और ये छोटी लाइन को क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे? नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है कि कुछ चीजें, जैसे इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन आप सबको मालूम है, और शायद अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं नीट की, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? नेगेटिव चार्ज होता है। ये इतना मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम तो फिर आप देखिए इसको, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज की लाइन यहाँ पे जमेगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। किसके? जहां चार्ज फ्लो कर रहा है उसके। चार्ज फ्लो करेगा पॉजिटिव से। सर चार्ज पॉजिटिव से फ्लो क्यों कर रहा है? सर्किट तभी कंप्लीट होगा जब पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा। तो हम इसके अंदर ये समझ रहे हैं कि एक सर्किट है जहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा? चार्ज फ्लो करेगा। और चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। तो अब हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। आज देखो, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए हमने कितनी सारी चीजें समझी। ठीक है, इसके साथ में मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो चार्ज फ्लो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ करंट। और करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q बाय T। और Q क्या है यहाँ पे? चार्ज। और T क्या है यहाँ पे? टाइम। समझ गए? तो ये क्या फ्लो हो रहा है? करंट। और करंट के अंदर दो चीजें होती हैं। करंट के अंदर कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें। करंट के अंदर दो चीजें क्या होती है? चार्ज और टाइम। सर टाइम कैसे होता है? कोई भी चीज आगे बढ़ी, जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड में मैंने सेकंड की बात करी, 30 सेकंड में थर्ड सेकंड की बात करी। जब भी टाइम धीरे धीरे क्या हो जाएगा? फ्लो होता जाएगा। तो मतलब क्या है? टाइम उसके साथ में मेंशन हो रहा है। सपोज करो कि चार्ज इज एट रेस्ट। अब क्या है? चार्ज रुका हुआ है। ये अगले ऑब्जेक्टिव के अंदर कंसेप्ट है। हम जो दूसरा ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं उसके अंदर कंसेप्ट है। पहला हमारा आंसर क्या टिक हो गया? चार्ज। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ। मोशन यानी किसी भी चीज का आगे तरफ बढ़ना। मोशन यानी किसी भी चीज का आगे तरफ बढ़ना। किसका बढ़ना? इलेक्ट्रिक करंट का बढ़ना। तो अब हम देख रहे हैं, हमें कैपेसिटेंस के बारे में अभी नहीं मालूम, कोई बात नहीं। हमें रेजिस्टेंस के बारे में मालूम नहीं, मालूम, कोई बात नहीं। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन और चार्ज के बारे में मालूम होना जरूरी है, क्योंकि ये दो चीजें क्या कर रही है? मोशन कर रही हैं। किसके अंदर मोशन कर रही है? सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अंडरस्टैंड? तो हमारा आंसर क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। आसान अगर आपको आते हैं तो आप टफ कर पाओगे, और आप टफ करना जानते हो तो आसान अगर नहीं आते तो वो भी आप गलत करके आओगे, तुक्के मार के आओगे, और फिर आपको 1 साल 2 साल 3 साल लगते जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो आपको यहां से उठाना, अगर आप इस लेवल से नहीं उठेंगे फिजिक्स के अंदर, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई द एग्जाम। आपको इसी लेवल से उठना पड़ेगा। फिजिक्स आप हाई लेवल से मत शुरू करिए, फिजिक्स आप कहां से शुरू करिए? लो लेवल से। तो हमने ये समझा चार्जेस होगा। ठीक है, इसके बाद करंट का फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया। यहाँ पे करंट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू Q बाय T। यहाँ पे I क्या है? I क्या है यहाँ पे? ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में आएंगी चीजें, ये आप याद रखिएगा। बेसिक है लेकिन आती हैं ये। कई बार हम Q भूल जाते हैं। Q क्या होता है? Q क्या होता है?
चार्ज, ठीक है, और टी क्या है यहाँ पे, टाइम। कई बार बच्चे इसको टेम्परेचर भी समझ लेते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसके अंदर v की बात करें तो v हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल। इज इट क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका है। एक ऑब्जेक्टिव में भले आपको 1 घंटा लग जाए, एग्जाम के दिन नहीं, बिफोर द एग्जाम, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव आपका एकदम क्या होना चाहिए, क्लियर्ड होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एब्सेंस यानी कोई चीज ही नहीं है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या बताया, यहाँ पे बैटरी डिस्कनेक्टेड है, सर्किट से क्या है, डिस्कनेक्टेड है, कि सर्किट में बैटरी नहीं है, डिस्कनेक्टेड है। तो सर्किट में अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो किसी भी चीज का फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि बैटरी में एनर्जी जब फ्लो नहीं होगी तो किसी भी चीज का फ्लो नहीं होगा। तो दिखने में लग रहा है कि भैया कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टी ये है, कंडक्टर देखिएगा क्या होता है, ये मैंने कंडक्टर लिया, कंडक्टर इज मेड अप ऑफ मेटल्स। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कंडक्टर किसके बने होते हैं, थोड़ा घुमा के आ सकता है, बट यू मस्ट नो अबाउट इट। इट इज मेड अप ऑफ मेटल्स। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसके पास में एनर्जी हम इसे नहीं दे रहे तो ये क्या करेंगे, रेस्ट में रहेंगे। क्या रहेंगे, रेस्ट में। जब तक आपको किसी भी चीज का प्रेशर नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? भले आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, भले आप कुछ भी चीजें कर रहे हो, जब तक आपको एक प्रेशर नहीं मिलेगा यू कैन नॉट मूव। तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी ऐसा है। क्या इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, कि अगर इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो क्या रहेंगे ये लोग, रेस्ट में रहेंगे। क्या रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर रिमेन टोटली एट रेस्ट, मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मूव तो कर ही नहीं सकते, मूव बैक एंड फ्रो ये भी नहीं होगा, टोटली एट रेस्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे एनर्जी हम नहीं दे रहे। तो एक कंसेप्ट से दूसरा कंसेप्ट भी हमारा क्या हुआ, क्लियर हुआ। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं इसके अंदर। नाउ वी आर जस्ट लुकिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। दो क्वेश्चन हमने और लिए हैं, दो क्वेश्चन हमने लिए हैं कि ओम्स लॉ गिव अ रिलेशन बिटवीन, अब ओम्स लॉ क्या है, क्वेश्चन मार्क तो ये है। अंडरस्टैंड? तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। समझते हैं, समझिएगा ध्यान से। टिक तो मैं कर दूंगा, टिक में कुछ दिक्कत नहीं है, पीछे देखा आंसर नंबर 4 तो टिक मार दिया, हो गया काम खत्म, इतने में काम नहीं खत्म होगा। हम समझ रहे हैं वापस से, वी आर जस्ट टेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको लेना ही पड़ेगा। यहाँ क्या ले लिया, रेजिस्टेंस। आर इज रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस क्या बोला है, रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को कम करता है, मतलब एक ब्रेकर का काम करता है। किसका काम करता है, ब्रेकर। जैसे जैसे सपोज करो कि किसी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, एकदम धड़ाधड़ करंट हो रहा है, इसमें 5 एम्पियर का लगातार बह रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, इसके फ्लो को क्या करना है, कम करना है। तो हम यहाँ पे एक ब्रेकर लगा देंगे। तो 5 एम्पियर का अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे 3 एम्पियर का हो जाएगा, और यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, 3 एम्पियर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस। तो इसने 2 एम्पियर क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, 2 एम्पियर एब्जॉर्ब। फिर से एक बार, करंट फ्लो हो रहा है, करंट I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इसने 2 एम्पियर क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। सर क्यों एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा यहाँ पे बल्ब लगा हुआ हो, इसको चाहिए 3 एम्पियर ओनली, ठीक है, इतना करंट इसको यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस, ताकि हमारा डिवाइस का डैमेज ना हो, हमारे यहाँ पे जो भी डिवाइस लगा है वो डैमेज ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो रेजिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ डिवाइस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये ओम ने बताया था, ओस्टेड ओम ने बताया था, ठीक है। अब हम देखें डिवाइस है, V कहाँ है यहाँ पर, ये V है,
वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, अंडरस्टैंड। अब इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, करंट। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब वी ज्यादा है तो आई भी ज्यादा है, तो वी ज्यादा है तो आई भी ज्यादा है, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो पहले वी आया कि आई आया, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, सो पूछते ना हम लोग कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। तो यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे है कि पहले एनर्जी आएगी फिर उसके बाद करंट निकलेगा। पहले क्या आएगी, एनर्जी आएगी, फिर क्या आएगा, करंट निकलेगा। तो एनर्जी कहाँ से आई, आप क्वेश्चन मार्क ये, किसी बैटरी के अंदर आपने कोई बैटरी ली है, ये बैटरी है, ठीक है, इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आई, इसको पहले चार्ज किया गया, फिर जाके इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई। क्या किया, पहले चार्ज किया, फिर आके इसमें क्या हुई, एनर्जी स्टोर हुई, और फिर उस एनर्जी को हमने यूज किया, उसमें से विड्रॉ किया, किसका, करंट का विड्रॉ किया। विड्रॉ यानी निकालना, विड्रॉ यानी, बहुत ध्यान समझिएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ विद थ्योरी, हिंदी में वो भी, ठीक है। हमने क्या लिए, बैटरी, बैटरी के अंदर क्या स्टोर है, चार्ज। अब ये चार्ज उठा के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिट कर दिया। अब जब मैंने इसको यहाँ फिट कर दिया तो इसके अंदर से क्या निकलना शुरू हो गया, करंट निकलना इसके अंदर शुरू हो गया। और जब इसके अंदर से करंट निकलना शुरू हो गया तो फ्लो ऑफ चार्ज शुरू हो गया, ठीक है। अब हम इसमें समझ रहे हैं कि V बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। इस सिंबल को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जब V बढ़ा तो I बढ़ा, क्या बढ़ा, V बढ़ा तो I बढ़ा, और V घटा तो I घटा, ठीक है। अब हम इसके आगे समझते हैं कि V, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, आई आर। अब सर ये आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस, आर क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो ओम का नियम है, किसका नियम, ओम्स लॉ, वो होता है V इज इक्वल टू आई आर, और V इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो हम क्वेश्चन क्या है, ओम्स लॉ गिव रिलेशन बिटवीन कैपेसिटेंस एंड चार्ज। कैपेसिटेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम है क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V होता है। और ये भाई क्या है, करंट, ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है, करंट। तो हम क्या देख रहे हैं, पहला वाला तो नहीं होगा, करंट और कैपेसिटेंस भी नहीं होगा, कैपेसिटेंस और करंट यहाँ पे भी ये नहीं होगा, तो बचा क्या, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज द आंसर, कि करंट हो गया ये I, और ये क्या हो गया, V, ठीक है। तो इसके लिए आपको ओम्स लॉ की थ्योरी थोड़ी सी पता होना जरूरी है। इसमें से कई फॉर्मूले आप निकालोगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी मैं आपको वो चीजें नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के अंदर क्लियर भी करता जाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा, इस चैप्टर के साथ साथ में आपके 12th के अंदर और नीट के अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, ऑल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कम से कम 5 से 6 चैप्टर्स से रिलेटेड है, 5 to 6 chapters are related in physics, and this is the basics of physics. Now next question we are just coming, चौथा 4th नंबर क्वेश्चन है, when the temperature of a conductor increased, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर जब इंक्रीज किया जाएगा तो उसके रेजिस्टेंस के साथ में क्या फर्क पड़ेगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कैसे हो रहा है, जब करंट का फ्लो बहुत तेज हो गया। अब समझते किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। वी जस्ट सी कि किस तरीके से काम होता है उसके अंदर, ठीक। तो आप कर दोगे इसमें, बट हम थोड़ा सा समझते हैं। ये एक वायर है, वायर को मैंने थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, वायर के अंदर क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, क्या फ्लो हो रहे हैं।
अब मैंने क्या किया, इसको और तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने लगा। तो जब तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे तो क्या होंगे, आपस में स्ट्राइक होंगे, क्या होंगे, आपस में टकराने लगेंगे। अब ये तुमने यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाया तो ये टकरा टकरा के एक दूसरे से यहाँ पे इकट्ठे हो गए। अब जब इकट्ठे हो गए तो फ्लो क्या हो गया, कम हो गया, फ्लो कम हो गया। तो जब फ्लो कम हो गया तो करंट यहां से यहां तक पहुंचने में लग रहा है, टाइम लग रहा है इसको। तो जब भी किसी चीज का आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, किसी भी कंडक्टर का जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस मतलब अब फ्लो बहुत मुश्किल से हो रहा है क्योंकि टकरा गए आपस में जब टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पे ये पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि सब यहाँ पे टकरा गए। तो एक दो जो बीच में से यहाँ से निकल के आएंगे सरक कर, वो यहाँ पे आ जाएंगे। पहले 4 आ रहे थे, फिर उसके बाद 2 आने लगे। तो क्या हुआ कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, इसका इंक्रीज हो गया। जब क्या इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज्ड। अंडरस्टैंड। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं फिफ्थ वाला। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और अ रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर। व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर जो सटीक गिवन दिया हुआ है, स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर चीज। जनरली क्या होता है कि रेजिस्टेंस की मैं बात करूं आपको तो एक वायर है, हर वायर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये हम एक वायर बना दे रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर रेजिस्टेंस है, वायर के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है। अब ये जो रेजिस्टेंस वायर के अंदर है तो ये क्या काम करता है कि करंट के फ्लो को कम करता है। अगर हम किसी भी वायर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे, सपोज करो कि लेंथ अभी इसकी 2 मीटर है और मैंने इसको कर दिया कितना, 5 मीटर, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो इफ वी जस्ट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, जब किसी वायर की लेंथ बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस भी बड़ा होगा। ये कहानी क्लियर है यहां तक। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, L फॉर लेंथ एंड R इज फॉर रेजिस्टेंस। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सपोज करो कि अगर हम किसी भी चीज का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, A इज फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कम करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास में, फर्स्ट और सेकंड, आर इज फॉर रेजिस्टिविटी, आर यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी एक वो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, कि अगर उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हम करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। रेजिस्टिविटी क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है। वेरिएबल मतलब जो बदलती रहती है। अगर हमने लेंथ खींच ली तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला हमारा बन रहा है इन दोनों को मिला के, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है। अब R यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके अंदर जो इन चीजों को डिसाइड कर रहा है, हु इज डिसाइडिंग, एक हम जो रेजिस्टिविटी का सिंबल बना रहे हैं यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड रो, L अपॉन A। तो ये क्या है, वायर है। वायर किसका बना हुआ है, किसी मटेरियल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, मटेरियल का। ये दोनों ऑब्जेक्टिव के आंसर मिलने वाले हैं आपको। ठीक है। तो द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हमारा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ पे, इस रो की बात करेंगे, रो यहाँ पे आ गया, ये हो गया आर ए अपॉन एल, ये एल इसके नीचे आ गया, यहाँ चला गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टिविटी को रो से डिपेंड करते हैं, रो आर एच ओ रो, अंडरस्टैंड। तो अब क्वेश्चन क्या है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और अ रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगी, मटेरियल पे डिपेंड करेगी, डायमीटर पे। अगर मटेरियल आपका बहुत ही ज्यादा रेजिस्टिव है, रेजिस्टिव मतलब फ्लो ऑफ करंट नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज होगा। तो इट जस्ट डिपेंड ऑन द मटेरियल पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगी ये चीज। और अब हम फॉर्मूला देखते हैं, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन एल, ए अपॉन एल नहीं है क्योंकि एल अपॉन ए है, तो ये वाला तो क्रॉस्ड, आर इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा तो रो एल अपॉन ए, इज इट पॉसिबल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछ रहा है वो, है ना। अगर हम लोग ये देख रहे हैं तो इज इट क्लियर, ये वाला और ये वाले में फर्क क्या है, हाँ पॉसिबल हो सकता है ये वाला भी, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब अगर हम लोग देखेंगे डी, तो आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है। तो कौन कौन से आंसर्स हो सकते हैं यहाँ पर, बी और डी। तो आपको वहां पे ये चूज करने के लिए ओनली फर्स्ट, ओनली ए इज करेक्ट, बोथ ए, बोथ बी, डी आर करेक्ट। इस तरीके से पूछे जाते हैं वहां पे एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड डी आर करेक्ट। जब आपको इसके रिलेशंस मालूम होंगे तब जाके आप आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो हियर इट इज क्लियर, हमको क्या क्लियर हो गया यहाँ पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, अंडरस्टैंड। ये फॉर्मूले अगर वहां पे डायरेक्टली आ जाते तो ये समवेयर यू आर जस्ट कंफ्यूज्ड। अगर आपने ये पूरे फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट के साथ में फॉर्मूले बताता जा रहा हूँ तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या होता है। किरचॉफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता है एग्जाम में जनरली। तो किरचॉफ का लॉ हम समझेंगे कि हमारे पास में सपोज करो कि एक जंक्शन है, हम बहुत सारे करंट्स ले रहे हैं यहाँ पे, सपोज करो जो करंट अंदर आ रहा है दैट्स कॉल्ड करंट I1, ये करंट बाहर जा रहा है, सपोज करो इसको हमने I2 ले लिया, ये करंट एक अंदर आ रहा है ये I1, ये I3 ले लो इसको, ये अंदर आ रहा है दैट्स कॉल्ड I4, ये बाहर जा रहा है दैट्स कॉल्ड I5 और ये बाहर जा रहा है दैट्स कॉल्ड I7। तो जो अंदर करंट आ रहे हैं, अंदर कौन कौन सा आ रहा है, I1 आ रहा है, और अंदर कौन सा आ रहा है, I3 आ रहा है, और अंदर कौन सा आ रहा है, I4 आ रहा है, इज इक्वल टू जो बाहर जा रहे हैं करंट, बाहर कौन कौन से जा रहे हैं, I2, I5 और I7 ले रहे हैं, 6 कर दो इसको। तो जितना करंट आया और जितना करंट गया, ठीक है, अगर हम सपोज करो कि इन करंट्स को कैसे लिखेंगे, I1, ठीक है, प्लस I2 प्लस I3 माइनस I3, I4, I5 माइनस I6 इज इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ ऑल करंट्स इज इक्वल टू 0। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये क्या है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। अब इस फर्स्ट लॉ के अंदर हमने ये समझा कि जितना करंट आया जितना करंट गया उसका टोटल समेशन ऑफ करंट क्या होगा, करंट कितना होगा, 0। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, द किरचॉफ फर्स्ट लॉ समेशन I इज इक्वल्स टू 0 इज एन एग्रीमेंट विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या हो रहा है यहाँ पे, कंजर्वेशन हो रहा है। कंजर्वेशन मतलब कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो ये चीज आप स्पेसिफिकली याद रखिए, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास में, चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे किरचॉफ सेकंड लॉ, समेशन I इज प्लस समेशन E इज इक्वल टू 0 एग्रीमेंट ऑफ।
अब क्या होता है, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, जितना भी इनपुट हमने उसके अंदर दिया करंट का और जितना भी आउटपुट कंज्यूम हुआ, तो एनर्जी का क्या हुआ, कंजर्वेशन हुआ। मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। सपोज करो मैं हाथ में रबिंग कर रहा हूँ, तो रबिंग करने से क्या हो रहा है कि मैं मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी जा रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। क्या होता है, कंजर्वेशन। तो किरचॉफ सेकंड लॉ इज एन एग्रीमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर? बहुत आसान ऑब्जेक्टिव है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। लगभग मान लो कि 350 नंबर के 720 नंबर का पेपर है आपका नीट का, उसके अंदर लगभग 350 नंबर में जो आपको पेपर बनता है वो पूरा बेसिक का बनता है। उसके अंदर लगभग ये क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको एक एक मार्क्स देखते हुए चलना है। ये नहीं कि 720 में 720 हम एक बार में ले आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपको एक एक मार्क्स, एक एक क्वेश्चन को फोकस करते हुए चलना है। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर। क्या होता है, एक डिवाइस है। पोटेंशियोमीटर इस डिवाइस है जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसका मेजर करेगा, किसका, सपोज करो किसका, इस तरीके से ये एक स्केल लगा होता है, यहाँ पे एक तार होती है बीच में, है ना, और इस तार पे यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड होती है वी। तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बैटरी का निकालते हैं हम लोग कि बैटरी में पावर कितना है। ये 12th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट है, पोटेंशियोमीटर। क्या निकालते हैं इसमें हम लोग, बैटरी का पावर कितना है। तो वी जस्ट फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या फाइंड आउट करते हैं इसमें, अब इसके नाम से दर्शा रहा है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियो, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ये इंडक्टेंस भी नहीं करेगा, कैपेसिटेंस भी नहीं करेगा, अल्टरनेटिंग करंट ये करेगा ही नहीं। तो कुछ चीजें हमें लॉजिकली भी समझ के फटाक से टिक करके आनी है वहां पे, जो 100% क्या जाएंगे आपकी सही जाएंगे। जरूरी नहीं है कि इतनी बड़ी थ्योरी तैयार करें हम किसी की। इसकी थ्योरी थी मैंने बता दी, लेकिन इसकी कोई थ्योरी नहीं है अभी हाल फिलहाल के लिए। ये थोड़ा सा आउट टॉपिक है 12th नीट के अंदर, लेकिन ये आ सकता है आपको। तो पोटेंशियोमीटर इज अ काइंड ऑफ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। फर्दर ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, है ना। बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं और थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो लेवल इंक्रीज हो रहा है तो समवेयर हम लोग 250 नंबर से अब ऊपर की तरफ बात करने वाले हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही जो चैप्टर है वो 250 के ऊपर की बात कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, सेल का मतलब आपके पास में सपोज करो एक सेल है, तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो किस चीज का सोर्स होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑब्वियसली इसके अंदर से क्या निकलता है हमारे पास में, इसके अंदर से क्या निकलेगा हमारे पास में, करंट। क्या निकलेगा, तो आंसर इज इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इजी। अ सेकेंडरी सेल इज ए स्टोर। सेकेंडरी सेल आपके, सेकेंडरी सेल का मतलब होता है जो दोबारा से चार्ज हो जाती है बैटरीज। द बैटरीज विच इज रिचार्जेबल। जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं तो वो रिचार्ज क्यों हो रही है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या हमसे किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर है, केमिकल एनर्जी। केमिकल से कैसे होगा, आपकी लिथियम बैटरीज होती होंगी, आप मोबाइल के पीछे देखोगे ना तो लिखा होगा लिथियम बैटरी। तो लिथियम क्या एक प्रकार का क्या है, केमिकल है। क्या है, लिथियम एक प्रकार का केमिकल है। तो सेकेंडरी सेल इज अ स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी। अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं, मतलब थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और आपको वहां पे थोड़ा सा स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा। फास्ट का मतलब ये नहीं है कि आई एम जस्ट मूविंग विदाउट कंसेप्ट। तो सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं जो दोबारा से रिचार्ज कर लिए जाते हैं। जैसे आपका फोन हो गया, तो फोन में जनरली आपकी लिथियम बैटरी यूज होती है, जैसे 5000 mAh। आपने सुना है कि आपका मोबाइल की कैपेसिटी कितनी है, 5000 mAh। मतलब इतना स्टोरेज कौन बैटरीज करेंगी, सेकेंडरी सेल्स करेंगे। कौन से, सेकेंडरी सेल्स। अब हम बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डज नॉट डिपेंड। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ऑफ द सेल, वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा। यार ऑब्वियसली करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल से हमको फर्क थोड़ी पड़ रहा है, हम वो तो हम विड्रॉ कर रहे हैं ना, कितना भी हम निकालें उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। अब ये जो है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप समझो बात को कैसे करेंगे ये। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय vd and electric field intensity is represented by E only। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जितना तेजी से करंट फ्लो होगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से क्या करेगा, सर्किट के अंदर से मूव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव चार्ज से फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। जितनी ज्यादा क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उतनी तेजी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो Vd इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू E। तो करेक्ट आंसर इज Vd इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू E। अंडरस्टैंड। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इनका रिवीजन भी करिएगा। ये मत सोचिएगा कि बेसिक्स है, बेसिक्स ही आपको स्ट्रॉन्ग की तरफ ले जाएंगे। एंड आई एम डैम श्योर, मैं आपको एक चीज श्योर कर दूं कि इन्हीं ऑब्जेक्टिव के थ्रू होते हुए आप टफ की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आपने रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ें कर ली तो आराम से 720 में से आप आराम से 690 695 ऐसे ले आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूंगा इसके, तो लगभग आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आई विश कि कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ जाए और इसी चैप्टर में से आ जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।